नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि जब कोई नया क्लब बनाना हो तो हमें मेंबर्स के सिलेक्शन में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम लोग ये तय करें, जो भी कोर मेंबर्स हैं जो इस क्लब को, किसी नए क्लब को बनाना चाहते हैं, वो ये डिसाइड करें कि वो क्लब क्यों बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी वो कोर वैल्यूज़ होगी जिसको फॉलो करेंगे, कौन सी सेवा गतिविधियाँ होगी जिसके लिए वो उस क्लब को डेडिकेट करेंगे, वो क्लब क्यों बन रहे हैं, क्यों वो एक नया क्लब बनाने जा रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अपने पर्पस को डिफाइन कर लेंगे तो हम लोगों को मेंबर्स सिलेक्शन करने में बहुत आसानी होगी। तो जैसे कि एक कोई भी ग्रुप बनता है, कोई सोशल ग्रुप बनता है या कोई रिलीजियस ग्रुप बनता है, तो किसी कॉज के पीछे, किसी पर्पस के पीछे बनता है, किसी एक ऑब्जेक्टिव के को लेकर के बनता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंटल हैं मेंबर्स नया क्लब बनाने के लिए, उन लोगों को पहले डिसाइड करना चाहिए कि वो क्लब को बनाने का पर्पस क्या है। जब वो उस क्लब का पर्पस डिसाइड कर लेंगे तो उस पर्पस और उस क्लब का जो भी कोर वैल्यूज़ होगी, उस कोर वैल्यूज़ के अनुसार जो मेंबर्स हैं या जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं, जो उनको लगता है कि वो उस कल्चर को निभा पाएंगे या उसके अंदर फिट हो पाएंगे, ऐसे लोगों को आप लोग सेलेक्ट करें। नए मेंबर्स को जब हम लोग जोड़ते हैं एज अ चार्टर मेंबर, तो उन मेंबर्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें कि वो लोग किस तरह के बैकग्राउंड से हैं। अगर क्लब यंग पीपल का है और वो लोग एक भाईचारे के साथ उसको चलाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि एक स्टार्टिंग में एक एज ग्रुप के साथ स्टार्ट करें, थोड़ा आसानी रहती है। एक तरह की विचारधारा के लोग अगर होंगे तो वो क्लब सक्सेस होने में ज़्यादा आसानी रहती है। उसी के साथ में थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे कहीं उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या कोई इस तरह का बैकग्राउंड तो नहीं है जहाँ उन्होंने प्रीवियस किसी संस्था के अंदर या और कहीं पे जहाँ से वो जुड़े हुए हैं वहाँ कोई ट्रबल क्रिएट किया हो। कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो एक टीम भावना के साथ नहीं चल पाते हैं, तो ऐसे लोगों को यदि हम शुरू में ही क्लब में जोड़ देंगे तो ये बहुत ही दिक्कत कर सकते हैं क्लब को सही संचालन करने के अंदर। फिर हमें ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो मेंबर्स आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है विथ रिगार्ड टू टीम वर्क एज वेल एज विथ रिगार्ड टू उनका एजुकेशन क्या है या उनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख करके अगर एक होमोजीनियस ग्रुप बनाएंगे, एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिनकी विचारधारा लगभग एक जैसी हो। ऐसा तो नहीं होता है कि सब बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर वो एक जैसे विचारधारा के लोग होंगे, उस पर्पस को डेडिकेट करने को तैयार हैं जिस पर्पस से उस क्लब को बनाया जा रहा है, तो उन लोगों को जोड़ करके हमें ये क्लब बनाना चाहिए। तो ये तो बात हुई हाउ टू फॉर्म द क्लब, उस वक्त क्या ध्यान रखना है। खास तौर पे मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्लब फॉर्मेशन की क्या फॉर्मेलिटीज़ है, मैं उन बातों पे जा रहा हूँ कि वो क्लब सक्सेस करने के लिए हमें शुरू में मेंबर्स को जोड़ते वक्त किस तरह के मेंबर्स जोड़ने चाहिए और उस वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो है फर्स्ट पार्ट कि हमें क्या ध्यान रखना है। आइए अब हम जानते हैं कि एक बार जब वो क्लब फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद क्या ध्यान रखें जिससे कि मेंबर्स जो हैं वो रिटेन्ड रहें और वो मेंबर्स इन्वॉल्व रहें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिस्टम को फॉलो करना। आज लायंस क्लब्स इंटरनेशनल 100 साल से पुरानी संस्था है। जिस तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एमवे एक संस्था है जो बरसों से लीडरशिप पोजीशन में रही है, उसी को देख के बहुत सारे दूसरे मल्टी लेवल मार्केटिंग्स आई है, लेकिन एमवे हमेशा सक्सेसफुल रहा क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग पे बहुत जोर रखा, सिस्टम पे बहुत जोर रखा। तो जो भी लायंस क्लब हम फॉर्म करते हैं, तो लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के द्वारा जो बाईलॉज और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और जो उनके सिस्टम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसको ज़रूर फॉलो करें। नए मेंबर्स का ओरिएंटेशन करें, लायंस क्लब के बारे में जानें और मेंबर्स को भी बताएं कि उनका सिस्टम क्या है। उस सिस्टम को जब तक हम फॉलो करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फॉलो करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, बहुत हाई चांसेस हैं कि क्लब सक्सेस रहेगा। क्लब को एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्लब के अंदर किसी तरह की फ्रीबीज की कोशिश ना करें, यानी कि किसी मेंबर की फ़ीस हम भर रहे हैं, ऐसा ना करें। ऐसा करने से उस मेंबर को कभी भी क्लब की महत्वता नहीं रहेगी, वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा। तो जहाँ अपना पैसा लगा होता है, जहाँ मेंबर का पैसा लगा होता है, वहाँ पे वो मेंबर जाता है और प्रयास करता है कि उससे जुड़े। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग रखें, यानी कि क्लब की फ़ीस जो है जुलाई के मास में पूरा कवर हो जाना चाहिए, क्लब में आ जाना चाहिए। और जो उसकी फ़ीस इंटरनेशनल को भेजनी है वो टाइमली भेजें। डिस्ट्रिक्ट के कोई भी कार्यक्रम बताए गए हैं उसको फॉलो करें। हर महीने एक बोर्ड मीटिंग ज़रूर करें और उस बोर्ड मीटिंग को प्रॉपर करें, यानी कि पहले उसका एजेंडा बनाएं, एजेंडा फ्लोट करें, मीटिंग प्रॉपर टाइम पे चालू करें, टाइम पे ख़त्म करें। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ मेंबर्स लेट आते हैं और उनके लेट आने के चक्कर में हम लोग मीटिंग को लेट करते रहते हैं। उससे जो नए मेंबर्स जो टाइम पे आ रहे हैं, वो
डिस्करेज हो जाते हैं, उनको लगता है अगली बार हम भी लेट चलते हैं। आइडियली आपको जो भी आपने टाइम दिया है मीटिंग का, उसके 15 मिनट के अंदर मीटिंग जितने भी मेंबर्स आ गए हैं उनके साथ शुरू कर देना चाहिए। 1 घंटे से ज़्यादा मीटिंग करना नहीं चाहिए। यदि कोई बड़ा टॉपिक है तो 1.5 घंटा उसको कंप्लीट करके जो भी हाई टी लेना है, लंच लेना है, डिनर लेना है, वो ले करके उस मीटिंग को समाप्त करें। मीटिंग समाप्ति के बाद में विदिन 2 to 3 डेज़ जो सेक्रेटरी हैं वो उस मीटिंग के मिनट्स को सभी बोर्ड मेंबर्स के बीच में फ्लोट करें और अगली मीटिंग में उस मिनट्स को पास करा करके फिर मीटिंग आगे बढ़ाएं। इस प्रक्रिया को जब हम चालू रखते हैं तो हर आदमी इन्वॉल्व महसूस करता है। इसके अंदर मैं चाहूँगा जो प्रेसिडेंट हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बोर्ड मेंबर्स को मौका दिया जाए बोर्ड मीटिंग्स में बोलने के लिए, उनसे सर्विस एक्टिविटीज़ के बारे में नए नए आइडियाज़ लाने को कहा जाए। एग्जिस्टिंग सर्विस एक्टिविटीज़, एग्जिस्टिंग फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो भी है, सिग्नेचर प्रोग्राम्स हैं, परमानेंट एक्टिविटीज़ है, परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट मांगे। प्रेसिडेंट को चाहिए कि वो लास्ट में अपनी बात रखे, शुरू में बोर्ड मेंबर्स से पहले ये बात करवाए, वो क्या सुनना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात पूरी तरह से सुनी जाए, उसके ऊपर विचार किया जाए और उसके बाद में ही बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है, वो क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी बात रखें और उस बात को समाप्त करने की कोशिश करें और सबकी सहमति बना करके चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व रखना। इसके बाद में कम से कम क्लब को साल में 2 बिजनेस जनरल बॉडी मीटिंग करनी चाहिए, यानी कि जो एजेंडा के साथ में फिर से वही सारी प्रक्रिया, एजेंडा होगा, मीटिंग कॉल होगी, उसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे, सेवा की गतिविधियां, सभी चीज़ें डिस्कस होगी। कोई अगर जनरल बॉडी से अप्रूवल लेने जैसा मैटर है तो उसको अप्रूवल लिया जाए, उसके मिनट्स बने और वो फिर से सर्कुलेट हों उसी तरह से जैसे बोर्ड के लिए बताया गया। ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ क्योंकि क्लब के अंदर हम लोग सेवा गतिविधि के साथ साथ भ्रातृत्व भाव बढ़ाने के लिए भी आते हैं, तो क्लब के अंदर कम से कम 2 से 3 स्नेह मिलन का आयोजन करें जिसमें फैमिलीज़ को इनवाइट करें। जो फैमिलीज़ आपस के अंदर जुड़ करके क्लब के अंदर आ जाती है, अगर स्नेह मिलन में आ जाती हैं, गेम्स प्ले कर लेती हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, तो उन मेंबर्स का कंटिन्यू होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, हाई चांसेस ऑफ रिटेंशन रहता है। इसी के साथ जब नए जो मेंबर्स अभी तक बोर्ड मेंबर्स नहीं हैं उनको जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर मौका दिया जाए कि वो अपनी बात रख सकें और उनको पहले बोलने के लिए कहा जाए। सभी तरह की जो गतिविधियां होती है, सेवा गतिविधियां होती है या और दूसरे काम होते हैं क्लब के, जहाँ पे क्लब जाता है एज अ ग्रुप, वहाँ पे आम जो मेंबर्स हैं उनको लीडिंग पोजीशन दी जाए, उनको कोई ना कोई छोटा छोटा काम सौंपा जाए और वो उनसे करवाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी क्लबों में देखा जाता है कि लीडरशिप डेवलप नहीं होती है। जो शुरू में लीडर्स बन के आते हैं, जिन्होंने उस क्लब को बनाया है, वही उस क्लब का संचालन करते रहते हैं। कोई डीजी विजिट होगी, जेडसी विजिट होगी, आरसी विजिट होगी, वही मेंबर्स मिलेंगे, बाकी मेंबर्स को बात करने का मौका नहीं दिया जाता है या मौका मिलता नहीं क्योंकि वो लोग टाइम पूरा ले लेते हैं। प्रयास करें कि नए मेंबर्स जो हैं उन नए मेंबर्स को फोर फ्रंट पे रखा जाए, उनके द्वारा भी काम संचालित किया जाए, जिससे कि उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, इवेंट मैनेजमेंट क्वालिटी, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करनी होती है, कैसे लोगों से मिलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, वो क्वालिटीज़ डेवलप होगी। और यदि पहले से डेवलप्ड है तो उनको मौका मिलेगा तो वो क्लब को अपना समझेंगे, ऐसा समझेंगे कि क्लब में हमारी ज़रूरत है। अगर उनको मूक दर्शक बना करके यदि आप सिर्फ तालियां बजाने के लिए बैठाएंगे या उनको भीड़ के रूप में लेके आएंगे तो वो बहुत ही जल्दी विदिन अ फ्यू मीटिंग्स वो डीमोटिवेटेड होकर आना बंद कर देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्लब के मेंबर्स को इन्वॉल्व रखें। साथ के साथ पूरे साल की जब एक्टिविटी होती है, नेक्स्ट ईयर का जब सेशन शुरू होता है उससे पहले हम लोग इंस्टॉलेशन सेरेमनी करते हैं, जुलाई के माह में मोस्टली करते हैं। उसके अंदर भी मैक्सिमम क्लब मेंबर्स की फैमिलीज़ को इनवाइट करें, अदर क्लब मेंबर्स को इनवाइट करें, डिस्ट्रिक्ट से इनवाइट करें और हो सके तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर या वीडियो क्लिपिंग के द्वारा आपके साल भर की जो एक्टिविटीज़ है उसको बताएं, जिससे कि फैमिलीज़ को भी ये संदेश जाए कि हमारे आज जो फैमिली से जो मेंबर हैं, जो मेन मेंबर हैं, मेल मेंबर है या जो भी वहाँ मेन मेंबर हैं, वो मेंबर आखिर लायंस क्लब में जाके करते क्या हैं। तो जब उनको आइडिया लगेगा तो आइंदा वो लोग भी सपोर्टिव रहेंगे क्लब के एक्टिविटीज़ में भेजने के लिए, क्योंकि हर फैमिली ये चाहती है कि उनके जो मेंबर्स क्लब के अंदर मेंबर हैं, उनके जो फैमिली मेंबर जो क्लब में मेंबर्स हैं, वो वहाँ जाकर के यदि सेवा गतिविधियाँ करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उनको एक मॉरल सपोर्ट फैमिली से मिलता है, जो बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म मेंबरशिप को रिटेन करने के लिए। ये हुई हाउ टू रिटेन एंड कीप द मेंबर्स इन्वॉल्व। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि एक रनिंग क्लब, अच्छा चलता हुआ क्लब बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करता है, यानी कि बहुत सारे लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हो जाता है कि इस वक्त हम लोग नए मेंबर्स जब इंडक्ट करते हैं
तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम किस तरह के लोगों को अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्लब के अंदर नए मेंबर्स को इंडक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे क्लब एक्सटेंशन चेयरपर्सन या अदरवाइज आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप और मेंबर्स जोड़िए, लेकिन मेंबर्स ऐसे ही नहीं जोड़ना है। ये क्लब अब आपके परिवार की तरह है। आपके परिवार का एक सिस्टम सेट हो चुका है, आपके परिवार का एक कल्चर है, एक कल्चर कोड है। उस कल्चर के हिसाब से ही जो सूटेबल मेंबर्स हों उन मेंबर्स को आपको अंदर लेना है। ये उसी तरीके से है जैसे घर के अंदर बच्चा बड़ा हो गया, अब हमें बहू लानी है, तो हम जिस लड़की को देखने जाते हैं हम देखते हैं कि उसका परिवार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, क्या वो हमारे घर में सेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हो सकता है वो अपनी जगह सही होगी, लेकिन हमारे कल्चर से मैच करती है कि नहीं करती है। तो जैसे हम जिम्मेवारी के साथ बहू घर में लाते हैं, उसी तरीके से न्यू मेंबर इंडक्शन इन अ रनिंग क्लब हमें करना चाहिए। इसलिए उनकी जो भी प्रस्ताव होता है कि इन्हें हमें जोड़ना है, तो उनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्लब की जो भी सिस्टम्स हैं, जो कल्चर है, उसमें वो सेट होंगे कि नहीं होंगे। यदि नहीं होंगे तो कितने भी अपने को लगे कि ये बहुत अच्छे मेंबर हैं, हमें सोच समझ करके फैसला करना चाहिए। अगर सेट नहीं होंगे तो ऐसे मेंबर को ला करके क्लब का खराबा ही होना है, अच्छा नहीं होना है। आप उन मेंबर्स को जोड़िए जो आपके क्लब के कल्चर से मैच करते हों, यानी कि वो उस विज़न को शेयर कर सकें जिस विज़न से ये क्लब चल रहा है। उन सभी वैल्यूज़ को वो लोग ऑनर करें जिनके लिए अपना क्लब खड़ा होता है। तो फैमिली के अंदर जिस ढंग से एक बार मेंबर जब आ जाता है तो पूरा प्रयास होता है कि उस मेंबर को सक्सीड किया जाए, उसको उस पूरे माहौल के अंदर लिया जाए। तो वो तभी हो सकेगा जब बेसिकली वो उस नेचर का हो, उस कल्चर का हो, उस बैकग्राउंड का हो। तो बैकग्राउंड चेकिंग एंड नेचर चेकिंग एंड कल्चर कोड में वो सेट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है एक नए मेंबर को ऐड करते वक्त। इसलिए कोई जल्दबाजी मत कीजिए। अगर एक क्लब अच्छे से चल रहा है, 20 मेंबर हैं, 25 हैं, 30 हैं, कोई जल्दी नहीं है उसको एक्सपेंड करने की। एक्सपेंड तब कीजिए जब आपको राइट कैंडिडेट मिले, तब उसे पूरी सम्मान के साथ इंडक्ट करें और उनका ओरिएंटेशन करें और उनको भी उन्हीं सभी प्रक्रियाओं से गुजारें जिन प्रक्रियाओं से शुरू के मेंबर्स गुजरे थे, जिससे कि फैमिली का जो कल्चर है वो बना रहे। यदि हम क्लब का कल्चर मेंटेन कर पाएंगे, क्लब का विजन मेंटेन कर पाएंगे और क्लब जिस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था उस ऑब्जेक्टिव को याद रखेंगे और उसी के प्रति निष्ठापूर्वक रहेंगे, तो क्लब में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी सब के साथ में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि आजकल इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स गोल्ड मेडल वगैरह लेके आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले टैलेंट पे बहुत जोर दिया जाता था कि कोई पैदाइशी टैलेंटेड है वो कर लेगा, सचिन तेंदुलकर कर लेगा। 6 विश्व कप में हम विश्व कप नहीं ला पाए क्योंकि सचिन तेंदुलकर के टैलेंट के ऊपर भरोसा था खाली कि वो कर लेंगे, बाकी वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लायंस क्लब को चलाना एक टीम वर्क है, टीम गेम है। तो इसलिए हर मेंबर की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जो लीडर्स हैं उनका रीट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं पीवी सिंधु है, विराट कोहली है, जो भी आज मैच जीत के आते हैं, दे गो बैक फॉर ट्रेनिंग, दे गो बैक फॉर प्रैक्टिस। तो एक बार हमने कर लिया, हमको आ गया, अब हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ज़रूरत पड़ती रहती है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। साथ में मिल करके सभी को ओरिएंटेशन देते रहना चाहिए। रिफ्रेशिंग कोर्सेज जो है, रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, वो लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिस्टम सभी कुछ इंटरनेशनल के द्वारा बनाया गया है, लायंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा। हम लोग उसको फॉलो करेंगे और उसके प्रति निष्ठापूर्ण रह करके काम करेंगे तो क्लब 100% सक्सीड करेगा। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। इसके आगे भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, या कोई क्लब में इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। इतना ही मैं आज कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय लायनवाद, धन्यवाद।